हेलो फ्रेंड्स, सैनी स्टडी पॉइंट्स पे एक बार और आपका स्वागत है। और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 3 तारीख को आपका टीजीटी की परीक्षा है। धैर्यता के साथ आप परीक्षा को दीजिए। और परीक्षा से पहले हमारी एक वीडियो आएगी, कैसे OMR को भरना है और कैसे परीक्षा को देना है और आपकी टाइमिंग क्या होगी, उस पर हम एक वीडियो 5 से 6 मिनट का ले आएंगे। जो गलतियां 1-2 क्वेश्चन के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसका समाधान मैं आज बताऊंगा। आज नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे, ये फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत हमारा आज प्रैक्टिस सेट 52 होगा। और इसमें बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं ले आया हूं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम बात करते हैं डायरेक्ट प्रश्नों के तरफ। और एक बार मैं जरूर कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए और एक लाइक जरूर करिए, जिससे आपका सपोर्ट हमें और मजबूत करता है आपके लिए काम करने के लिए। तो एक लाइक जरूर, मेरा आपके ऊपर अधिकार बनता है कि आप एक लाइक करिए। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न जो है, अभी इसके पहले वाले हम सेट में शतरंज के कुछ प्रश्न डाले थे, लेकिन वहां पे हमें थोड़ा सा कुछ कमी नजर आई थी, हमने बताया भी था। तो मैं सोचा कि क्यों ना उस पे जो हमारी कमी रह गई उसको भी दूर करते हैं। यदि किसी खिलाड़ी के पास, देखिएगा, 1 रानी, 2 हाथी, 1 ऊंट और 1 घोड़ा बचे, तो उसके कुल अंक कितने होंगे? देखिएगा, ऐसे प्रश्न आप दे सकते हैं। और ऐसे ही कम से कम 25 क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन होगा जो मेरिट से आपको छांटता है। तो 1 रानी, 2 हाथी, 1 ऊंट और 1 घोड़ा बचे, तो उसके कुल कितने अंक होंगे? तो मैं आपको बता दूं, उत्तर तो होगा आपका 25 अंक होंगे। लेकिन ये 25 अंक होते कहां से, ये देखिएगा। जो रानी की, 1 रानी का जो अंक होता है वो 9 होता है, और 2 हाथी, यानी 1 हाथी का अंक 5 अंक होता है, तो 2 हाथी है तो 10, 1 ऊंट के लिए 3 अंक, 1 घोड़ा के लिए तो 9, 10, 3, 3 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 अंक। इसलिए सही उत्तर आपका 25 अंक। यहाँ पे हमने दिया है कि रानी के लिए 9 अंक, ऊंट के लिए 3 अंक और घोड़ा के लिए 3 अंक, हाथी के लिए 5 अंक। तो इस तरह से अगर प्रश्न आता है कितने बचे हैं, तो आप, मतलब इस आधार पे मैं नहीं कर रहा हूं, यही प्रश्न आ जाएगा। इस तरह के अगर आते हैं तो मैं बताऊं। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट। शतरंज में मोहरों का क्रम कम ऊंचाई से अधिक ऊंचाई का जो सही क्रम कौन सा है, इसको आपको बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है आपका ए है, प्यादा सबसे छोटा, उसके बाद घोड़ा है, उसके बाद ऊंट, हाथी है, वजीर है, राजा है। और हमने यहाँ पे ये भी बता दिया है कि राजा यानी बादशाह, जिसकी ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर, उसकी संख्या 1 होती है। रानी वजीर 8.5 सेंटीमीटर, उसकी संख्या 1 होती है। ऊंट, जिसको हम फीला, बिशप या क्यू शब्द से संबोधित करते हैं, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर होती है, इसकी संख्या 2 होती है। घोड़ा को नाइट केती के भी नाम से जानते हैं, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर होती है, इसकी संख्या 2 होती है। हाथी, जिसको रूख और आर 5.5 सेंटीमीटर और इसकी संख्या 2 होती है। प्यादा, पूर्ण, पी, यादें आदि नामों से इसे हम संबोधित करते हैं, 5 सेंटीमीटर और इसकी संख्या होती है 8। देखिए, शतरंज के मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूं, बहुत जानकार भी नहीं हूं, लेकिन अध्ययन और अध्यापन के साथ मैं आपको यहां आपको तक पहुंचाने का मैं प्रयास किया हूं। तो ये आप देखेंगे कि ऐसे कब क्या किस तरह से बोर्ड भाई प्रश्न घुमा के पूछते हैं। वैसे कि हमें पता है कि आज के जो स्टूडेंट है इस युद्ध स्तर तक की तैयारी कर चुके हैं कि बोर्ड क्या पूछेगा उससे भी आगे हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं। निम्नलिखित प्रतियोगिताओं को उनके प्रथम आयोजन स्थल देश से सुमेलित कीजिए। यानी ये प्रतियोगिता किस देश में पहली बार की गई। जैसे आपको मैं कहूं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सब जानते हैं कहां पे ये हुआ था, एथेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कहां हुआ था? प्रथम तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। और प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां हुआ था?
तो ये हुआ था आपका इटली। और ये प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका स्वीडन। यानी आपका जो कूट है ऑप्शन ए सही है। तो इस तरह से भी अगर प्रश्न पूछता है तो मेरे भाई, मैं नहीं कहता हूं आपको जानकारी नहीं है, चारों जानकारी है तो फिर, लेकिन वहीं पे आपका मिस मैनेजमेंट थोड़ा सा घबराते हैं, वही गलत हो जाता है। प्रथम यहाँ पे देखिएगा एथेंस, और प्रथम शीतकालीन फ्रांस, और प्रथम ग्रीष्मकालीन इटली, और प्रथम शीतकालीन यहाँ पे स्वीडन। तो हमने यहाँ पे समरी भी दे दिया है, और पीडीएफ में बड़े बाकायदे से हम यहाँ पे देखिए, अब तक जितने हमने क्लासेस लिए हैं उनका बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पीडीएफ पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 100 रुपया में उपलब्ध कराता हूँ। 9450 850327 व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई, आप 100 रुपया का चाय पी जाते हैं, लेकिन जब 100 रुपया पीडीएफ खरीदते हैं तो बहुत तर्क करते हैं। बहुत सारे बच्चे तर्क करते हैं, हमें इसका वो दीजिए, स्कैन करके दीजिए, थोड़ा सा 2-4 पेज दीजिए। अरे भाई, मैं आज तक क्लास का ही है सब पीडीएफ। 100 रुपया गिर गया, मान लीजिए आप खरीद करके अगर 50 पन्ना भी पढ़ लेते हैं इसका ना, तो 100 रुपया सध जाएगा। बहुत 100 रुपया आता है और बहुत 100 रुपया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ, खरीद ही लीजिए। आपको लगता है कि नहीं खरीद लेना चाहिए तो मैं बात करूँ, बहुत सारे ऐसे कूड़ा कबाड़ आपने किताब खरीदा होगा जिसका उपयोगिता नहीं लेंगे। सारे प्रश्न सेलेक्टेड है, ये हमने ऐसा नहीं है कि पेज मोटा करने के लिए हमने बनाया है, ये केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ सारी शिक्षा एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, इसको मैं 50 रुपया में उपलब्ध करा देता हूँ। 9450 इसी पर संपर्क करिए। ये संपूर्ण जो चैप्टर का हमने समाधान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं को उनके प्रथम आयोजन वर्ष, हमने देश डाल दिया, यहाँ पे आयोजन वर्ष की बात करते हैं कि कब कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो प्रथम ये ऑप्शन जो है आपका एकूट, आपका ये सही है। मैं बता दूं कि प्रथम ग्रीष्मकालीन आप सब जानते हैं 1896 कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, अभी हमने बताया था। और प्रथम शीतकालीन ये आपका ये 1924 हुआ था। और प्रथम जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक हुआ था ये 60 हुआ था। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक आपका 76 में हुआ था। इसलिए ऑप्शन ये आपका सही उत्तर है। भाई मेरे अगर कहीं मिस्टेक हो तो एक बार जरूर कमेंट में करिएगा, क्योंकि मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं अध्ययन करता हूं, उसके बाद मैं लेकर के आता हूं। तो मैं मेरे से भी कहीं गलतियां हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं गलतियां न हो, मतलब 99.9% गलतियां नहीं होने की संभावनाएं होती है। 1.1% ह्यूमन एरर है, हो ही सकता है। यहाँ पे देखिए हमने समरी दे दिया है, कहीं कोई दिक्कत आपको न हो। एक नजर में स्पेशल ओलंपिक का प्रथम आयोजन कब हुआ था? अभी हमारे ग्रुप में सैनिक स्टडी पॉइंट जो ग्रुप व्हाट्सएप बना हुआ है, कुछ बच्चों का इस प्रश्न को लेकर के इतना उसमें मतलब रुझान आ रहा था, तो हम हालांकि उस ग्रुप में डाले भी थे, लेकिन मैं आज सोचा हूं कि आज उस रुझान को समाप्त कर दूं, आपका कंफ्यूजन जीवन भर के लिए खत्म हो जाए। तो स्पेशल ओलंपिक का जो प्रथम आयोजन हुआ था वो 20 जुलाई 1968 को हुआ था। अब बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक 20 जुलाई 1968 शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इलिनोइस राज्य में स्थित है। और स्पेशल ओलंपिक की जो संस्थापक जनक जिसे यूनिस कैनेडी श्राइवर आपके द्वारा इस ओलंपिक का उद्घाटन किया गया था, यानी जनक माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना दिया कि स्पेशल ओलंपिक के संस्थापक कौन है, तो ये है यूनिस कैनेडी श्राइवर है, ये आप इसके जनक हैं। अब बात करते हैं, ये सारे प्रश्न बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा कि भाई सारे प्रश्न आप देखिए, स्किप मत करिए, आप स्पीड बढ़ा लीजिए। विशेष ओलंपिक में कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं? हाँ ये देखिएगा, यही प्रश्न आप लोगों के द्वारा डाला गया था, तो किस बच्चे ने इसको डाला, कुछ इसको डाला, कुछ इसको डाला। एक देखिए, ये सही उत्तर है मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए। आपने कोई मिल गया मूवी देखे होंगे, कोई मिल गया, जैसे उसमें ऋतिक रोशन जी हैं, तो वो इसी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि वो शरीर से तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त थे, थोड़ा सा मतलब मिस थे उनकी, मतलब बैक स्क्रू कहीं से कहीं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो क्रिस के जो हीरो ऋतिक रोशन हैं
अरे सॉरी, कोई मिल गया कि सेम उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। पैरा ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक का डिफरेंस क्या है, ये दोनों चीजें जानिए। दोनों ही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होती है। दिव्यांग, दोनों के बीच मुख्य अंतर उनकी विकलांगता का प्रकार है एंड टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट। यानी कह सकते हैं पैरा ओलंपिक शारीरिक रूप से अक्षम दृष्टिबाधित एथलीट के लिए एक उच्च स्तरीय पेशेवर खेल प्रतियोगिता है। लेकिन जबकि स्पेशल ओलंपिक बौद्धिक रूप से अक्षम, बौद्धिक इसमें मैंने किसी का पैर कट जाए लेकिन उसका ब्रेन सही है, वो खेलता है, वो पैरा ओलंपिक में आएगा। लेकिन क्या है कि जैसे हमने बताया ना, ऋतिक रोशन अगर खेलते हैं उसमें, तो वो इसमें स्पेशल ओलंपिक में आएंगे। व्यक्तियों के लिए आयोजित किया जाता है, मतलब जो बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिए यह स्पेशल ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। तो मुझे विश्वास है कि आप क्लियर हो गए होंगे कि मानसिक रूप से मंद बच्चे के वयस्क के लिए यह प्रतियोगिता होता है। बहुत सारे इसके क्वेश्चन है लेकिन नहीं पूछा। न्यूटन लॉ के अनुसार निम्न कथनों पे विचार कीजिए। दौड़ शुरू करते समय खिलाड़ी स्टार्टिंग ब्लॉक को पीछे धक्का देता है और आगे बढ़ता है। रियल राइट है, एकदम क्लियर बात कर रहे हैं। फुटबॉल पर अधिक बल लगाने से उसका त्वरण क्या हो जाता है, अगर बड़ी तेजी से पैर से मारते हैं तो फुटबॉल में गति आ जाएगी ना। अगर आप गोला फेंकते हैं तो अगर जितना ही तेजी से बल लगाएंगे गोला बहुत तेजी से आगे जाएगा। यह भी सही है भाई। स्थिर अवस्था में रखी बॉल तब तक स्थिर रहती है तब तक उसमें बाहरी बल न लगता हो। देखिएगा, ये थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, ये थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट, ये तीनों नियम यहाँ पे लागू हो गए। तो ये क्या सही है? तीनों सही है भाई। अब कथन का विचार क्या करना है? ऑप्शन डी क्या है? सही है। अरे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, ये त्वरण का नियम हो, ये आपका हो गया फर्स्ट नियम हो गया। जब तक कोई बॉल कोई समान स्थिर तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल न लग जाए। अगर वो चल दी है वो तब तक वो चलती रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगता है। जैसे फुटबॉल को हम मार देते हैं और जाता है लेकिन वो घर्षण करता है तो कहीं ना कहीं उसको बाहरी बल लगता है। नेट जाल है, जाल पे रुक जाता है तो कहीं ना कहीं उसको रोकता है, यानी वो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो ये तीनों नियम की यहाँ बात हो गई और तो इसलिए ABCD तीनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं। दौड़ शुरू करते समय खिलाड़ी स्टार्टिंग ब्लॉक को पीछे धक्का देता है और आगे बढ़ता है। यह किस नियम का एग्जाम्पल है? यह अब ये किस नियम का आपका एग्जाम्पल है? तो स्वाभाविक है, हमने बताया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन्स लॉ का वो तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तीसरा नियम है न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यह नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया को आगे सामने विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। जैसे आइए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अरे बाप रे, जैसे आप देखेंगे कि बंदूक की गोली जब मारते हैं तो गोली आगे जाती है लेकिन हाथ आपका पीछे, तो क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब पीछे हो गया। आप देखेंगे टेबल है, नाव है, अगर यहाँ पे अगर इस पे पैर डालते हैं और नाव को धक्का देते तो नाव इधर चला जाएगा और क्या है, ये टेबल इधर चला जाता है। क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये आप देखेंगे जब हम कोई चीज सैटेलाइट जब छेड़ते हैं अंतरिक्ष में तो यहाँ पे जो निकलता है और इधर निकलता है और ये ऊपर जाता है, तो प्रेशर बनता है नीचे और ये ऊपर जाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी ये न्यूटन्स जो थर्ड नियम है, थर्ड्स लॉ है, तो वो ये समझिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने इस पे पूरा क्लास लिया है। पीछे जितने सारे वीडियो हैं भाई, अगर आपको समय मिले ना तो आप देख लीजिए, कहीं कुछ इससे बाहर आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, फुटबॉल को जितना अधिक बल से किक मारेंगे उसका त्वरण उतना ही बढ़ेगा। ये कौन सा नियम है? अभी तो मैंने बताया, अभी मैंने एक ही क्वेश्चन में लाया था फिर अलग अलग हमने उसको कर दिया। तो ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। द्वितीय नियम, यम बराबर यम में बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा। जैसे मतलब बहुत मोटा तगड़ा बलिष्ठ आदमी गोला फेंके तो दूर जाएगा, है कि नहीं? अगर एक छोटा सा बच्चा और बड़ा सा गोला उठा के फेंके तो क्या दूर जाएगा? नहीं, क्योंकि जब बल बढ़ेगा तभी त्वरण बढ़ेगा। जैसे जॉवलिंग थ्रो है, बहुत दम मतलब कमजोर आदमी फेंकेगा उसके दूरी में और मजबूत आदमी फेंकेगा उसके दूरी में, तो बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। सेकेंड लॉ देखते, चलती हुई हॉकी बॉल तब तक चलती रहती है जब तक कोई खिलाड़ी घर्षण उसे
रोक ना दे, यह एग्जाम्पल है। हमने बताया था अभी आपका ये तीसरा नियम है। कौन सा? ये तीसरा नियम है। यानी कोई स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। अगर एक बार जब बाहरी बल लग जाए वो तब तक चलता रहेगा, फिर जब तक वो उसमें मतलब रुकेगा कब? जब उसके ऊपर बाहरी बल लगेगा तब। इसलिए हम कह सकते हैं ये तृतीय नियम है। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई एक लाइक तो कर दीजिए। मैं देखता हूँ 2500, 3000, 4000, 5000 लोग देखते हैं और 100 को, मतलब आपको क्या खर्च होता है इसमें? तैराक पानी को पीछे धकेलता है, ऐसे ऐसे आप चलते हैं, अभी तैरते होंगे, तो जिससे वो आगे बढ़ता है, यह किस नियम से संबंधित है? तैराक, आप देखे होंगे ऐसे चाबुक भी चलाते हैं लोग, चाबुक चलाते हैं बड़ी तेजी से। तो क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। क्लियर हो गए भाई? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट, गेंद की अपेक्षा कम त्वरण प्राप्त करता है, यह किस नियम को दर्शाता है? यह किस नियम को दर्शाता है? यह आपका द्वितीय नियम। गेंद की अपेक्षा कम त्वरण प्राप्त करता है, बल नहीं लग रहा है तो वो नहीं त्वरण कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं सेकंड लॉ, द्वितीय नियम। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर जो समान बल में क्या होगा? समान बल में क्या होगा? वो घटेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा तो समान बल त्वरण क्या होगा? घटेगा। अरे भाई स्वाभाविक है, कोई चीज बहुत बड़ा हो जाए उसको फेंकने में या छोटा फेंकने में तो क्यों दूर जाएगा? त्वरण मतलब उसमें गति में कौन सी परिवर्तन? स्वाभाविक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान इतना हो, इतना बड़ा 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 इतना बड़ा हो, उसको धक्का दीजिए, इतना इसको धक्का दीजिए, तेज कौन जाएगा? तो क्या होगा? ये कह रहा है कि बल त्वरण मतलब वो गति उसकी क्या होगी? घटता है। यहाँ देखिएगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पे समान बल क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, घटता है, घटता है। नेक्स्ट, 2026 में मिल्खा सिंह जो भारतीय ओलंपिक में उनका रिकॉर्ड था, 400 मीटर के रिकॉर्ड को किस खिलाड़ी ने तोड़ा? 400 मीटर के रिकॉर्ड को किस खिलाड़ी ने तोड़ा? सब लोग जान गए होंगे, नया भी है, विकास टीके, विशाल टीके ने इनके रिकॉर्ड को झारखंड के रांची आयोजित फेडरेशन कप 2026 के दौरान पुरुषों की 400 मीटर रेस 44.98 सेकंड में पूरा करके मिल्खा सिंह का दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 44.98 सेकंड में ये तोड़ दिया विशाल टीके जी। विशाल टीके 2026 में, अभी इसी साल, ये बड़ी उपलब्धि है। एथलेटिक्स देखिएगा, में पैदल चाल प्रतियोगिता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना क्या है? महिलाओं के लिए 10 मीटर 20 मीटर पैदल चाल होती है। क्लियर यार? होती है भाई मेरे, होती है। पुरुषों के लिए 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चाल होती है जी, होती है। तो दोनों सही है, तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सी होगा ना। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, अब घुमाता है ऐसे। एथलेटिक प्रतियोगिता में पानी बाधा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पानी बाधा, वही जल बाधा जिसको बोलते हैं। पानी बाधा की लंबाई 3.66 मीटर होती है, लंबाई 3.66 मीटर होती है। क्लियर? सही बात है। इसकी चौड़ाई 3.66 मीटर होती है, 3.66 मीटर होती है। ये भी सही है, मतलब राइट है। गड्ढे की अधिकतम गहराई 70 सेंटीमीटर होती है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो इसमें सही क्या होगा? तो सही होगा ए बी सी, यानी ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे अगर पूछता है तो आप कैसे बताएंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा प्रश्न देखिए भाई मेरे, पूरा प्रश्न देखिए, इसकी मत। 4 मीनार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स है, एथलीट से संबंधित है। 4 मीनार ट्रॉफी साई स्टेडियम एथलेटिक्स का है, गांधीनगर गुजरात में है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, ये भी एथलेटिक्स का है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, ये भी एथलेटिक्स का है। तो एथलेटिक्स का, इसलिए हमने इसको बना करके रख दिया, आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। ये 50-60 MCQ है व्याख्या के साथ, बने रहिए। 60 प्रश्न एक से एक है, आपको मिलेगा। एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ में फॉल्स स्टार्ट नियम देखिएगा, ये अक्सर पूछ रहा, फॉल्स स्टार्ट नियम, फॉल्स स्टार्ट नियम के अनुसार क्या होगा? देखिएगा, प्रत्येक खिलाड़ी को एक मौका दिया जाएगा, नहीं ये गलत है। 2 फॉल्स स्टार्ट पे आए, नहीं, पहले ही फॉल्स स्टार्ट करने वाले खिलाड़ी को क्या किया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। हम लोग अभी कहते हैं ना, 3 बार अगर फाउल करेंगे ना तो फिर बाहर कर देंगे। जैसे हम लोग कराते हैं विद्यालय में, तो उसको मौका देते हैं, जैसे गन लेके तैयार रहता है
और गन बजने से पहले अगर आप भाग गए तो क्या होता है कि उसको फॉल्स मतलब माना जाता है। तो हम कहते हैं तीसरी बार नहीं तो प्रतियोगिता से बाहर ही है। तीसरी दूसरी बात नहीं, पहली बार अगर गलती करते हैं तो आपको प्रतियोगिता से क्या किया जाएगा, बाहर कर देंगे। मानी जाती जब एथलीट स्टार्टिंग गन पिस्टल बजने के 0.1 सेकंड के भीतर, यानी 0.1 सेकंड के भीतर ब्लॉक को छोड़ता या हिलता है, यह सख्त 1 स्ट्राइक एंड यू आर आउट, 1 स्ट्राइक एंड यू आर आउट नियम 2010 से लागू किया गया है और 100 मीटर 400 मीटर दौड़ में यह लागू होता है। यानी 1 स्ट्राइक एंड यू आर आउट नियम 2010, ऐसा भी पूछ सकता है कब लागू हुआ था, तो 2010 से लागू है और 100 मीटर 400 मीटर दौड़ में यह लागू है। तो ये हम कह सकते हैं 0.1 सेकेंड के अंदर अगर आपने स्टार्ट कर दिया या हिल गए तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ये बार बार पूछ रहा है। टेबल टेनिस में लेट शब्द कब घोषित किया जाता है, लेट कब घोषित किया जाता है, तो नेट को छूकर सही सर्विस जाने पर, अगर हमने सर्विस किया नेट को टच करके चला गया तो वहां पे लेट शब्द का थोड़ा सा होल्ड हो जाएगा ना जाने में। यहाँ देख, टेबल टेनिस लेट शब्द घोषित किया जाता है जब सर्विस करते समय गेंद नेट असेंबली को छूकर सही कोर्ट में गिरती है। इस स्थिति में कोई अंक नहीं दिया जाएगा। टच करके गिरेगी तो कोई अंक नहीं दिया जाता है और सर्विस करने वाले खिलाड़ी को अपनी सर्विस दोबारा मतलब री करनी पड़ती है। नेक्स्ट समझते हैं, उसी को लेट करते हैं। बास्केटबॉल में 3 सेकेंड का नियम, भाई ऑपरेशन बास्केटबॉल हमने बनाया। मैं कहूंगा भाई कि ऑपरेशन बास्केटबॉल अगर आप देख लेंगे तो पुनः आपको बास्केटबॉल देखना नहीं होगा। लंबा है, 1 घंटे का है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें बच गया है। तो भाई यहाँ पे हम संक्षेप में ले गए किस क्षेत्र में लागू होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिबंधित क्षेत्र जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो की एरिया या पेंट एरिया दोनों, यानी ऑप्शन आपका डी सही है, बी और सी दोनों में। बास्केटबॉल में की एरिया या पेंट एरिया बास्केटबॉल रिंग के ठीक नीचे आयताकार क्षेत्र होता है। इसे पेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोर्ट बाकी सतह से अलग और चटकीले रंग के या नीले या लाल रंग का होता है, आयताकार। अभी रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मैंने बताओ, उसके अंदर 3 सेकंड का नियम लागू होता है। 3 सेकंड के अंदर आपको बास्केट में, उसमें सेमी सर्कल भी है जो 1.25 का होता है। देखिए 2008 के नियम के अनुसार रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र 5.8 गुणे 4.9 मीटर का होता है। यानी हम कह सकते हैं ये इसकी 4 गुणे 9 मीटर और ये 1.5 ये आयताकार होता है। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। तो इसके अंदर 3 सेकंड का, 3 सेकंड के अंदर आपको बॉल डाल देना, चाहे गोल हो या ना हो। इसके अंदर खिलाड़ी 3 सेकंड के से अधिक अपने पास गेंद नहीं रख सकता। और बास्केटबॉल में कितने नियम होते हैं, 8 नियम होते हैं। बास्केटबॉल में कितने नियम होते हैं, 8 नियम होते हैं। भाई ऑपरेशन बास्केटबॉल देखिए पूरा आपको समझ में आएगा। जूडो में यूपोन मिलने पर क्या होता है, जूडो में यूपोन मिलने पर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मुकाबला क्या होता है, ये मुकाबला समाप्त हो जाता है। मुकाबला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 10 अंक है ये कूपन पे। यहाँ देखिए यूपोन जूडो का सर्वोच्च स्कोर पूरा अंक है, इसलिए हासिल करने के लिए 4 मुख्य तरीके हैं। यानी यूपोन कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी सर्वाधिक अंक कैसे हासिल कर सकते हैं। पहला थ्रो, अपने प्रतिद्वंदी को तेजी, ताकत और नियंत्रण के साथ उनकी पीठ के बल मैट पर गिराना। अगर गिरा देते हैं तो यूपोन मिल जाएगा आपको 10 अंक और प्रतियोगिता वहीं समाप्त हो जाएगी और जीत जाएंगे। 5 मिनट की होती है। होल्ड, प्रतिद्वंदी को मैट पर 20 सेकंड तक पीठ के बल दबा करके पिन अप करना, यानी 20 सेकंड तक उसके पीठ को दबा दीजिए, वहां पे टच रहा है, उसके बाद आपको पिन करें, वो भी उस अगर ऐसे करते हैं तो आपको यूपोन मिल जाएगा, 10 अंक मिल जाएगा। जो सबमिशन, प्रतिबंधी को अपनी भुजा, आर्म लॉक या गले जो स्ट्रेंगुलेशन का लॉक करके हार मानने सबमिट पर मजबूर करना। अगर ऐसा करते तो भी जो पेनल्टी किस खिलाड़ी को लगातार 3 बार चेतावनी मिलने पर रेफरी उसे यूपोन अयोग्य घोषित देकर दूसरे खिलाड़ी को विजेता बना देगा। अगर आप 3 गलतियां करते हैं उसके बाद रेफरी चाहता है तो आपको यूपोन, दूसरे के लिए यूपोन दे करके आपको हरा देगा, उसको विजेता। तो ये चारों स्थितियों में आपको यूपोन मिल सकता है। अब अगर यूपोन मिल गया तो आप विजेता होंगे। अभी मैं इसको डिटेल करता हूं। हैंडबॉल में खिलाड़ी बिना ड्रिबलिंग के गेंद कितने समय तक पकड़ सकता है, बिना ड्रिबल के कितने समय तक, सब लोग जानते हैं ये 3 सेकंड।
नियम अंतर्राष्ट्रीय एक खिलाड़ी बिना ड्रिबलिंग टप्पा खाए अधिकतम 3 सेकंड तक अपने ही हाथों पकड़ के से गेंद को पकड़ते हुए केवल 3 कदम ही चल सकता है, 3 कदम ही चल सकता है, ठीक है। जिसके बाद उन्हें गेंद को ड्रिबल करना या किसी अन्य खिलाड़ी को पास करना अनिवार्य होता है। मतलब 3 सेकंड और 3 कदम से ज्यादा नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो फाउल माने जाएंगे आप। नेक्स्ट, प्राचीन यूनान में एथेंस किस लिए प्रसिद्ध था? प्राचीन सब जानते हैं भाई, बौद्धिक एवं सांस्कृतिक। यही स्पार्टा की बात करेंगे दूसरा हो जाएगा, एथेंस की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा। एथेंस में शिक्षा 7 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। एथेंस में लड़कों को शारीरिक, संगीत और बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। लेकिन आप बात करेंगे तो केवल सैनिक स्पार्टा में दी जाती है। जूडो में डोजो, डोजो किसे कहा जाता है? डोजो, डोजो, डोजो जो है अभ्यास करने का जो स्थान होता है उसी को डोजो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ हम कह सकते हैं इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, जो मुख्य जो है हंगरी में स्थित है। इसके अलावा इसका आधिकारिक कानूनी पंजीकृत मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में, मतलब जो पहले था वहाँ पे हंगरी में था, लेकिन जो अधिकारी जो है न्यायिक कानूनी की बात करें तो स्विट्जरलैंड, अरे स्विट्जरलैंड जो लुसाने, वो खेलों की राजधानी भी कहा जाता है। और देखिए जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में, वो मुख्यालय नई दिल्ली में, भारत की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट चलते हैं, जूडो के संस्थापक या पितामह कौन कहे जाते हैं? जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो जिगोरो कानो, जिगोरो कानो ऑप्शन 20 सही है। और जूडो को ओलंपिक गेम में पहली बार 1964 में शामिल किया गया था। और जूडो में जो वेट कैटेगरी है वो भार वर्ग है 7 है। और जूडो में निर्णायक होते हैं, 1 रेफरी होते हैं, 2 जज होते हैं। जूडो में 1 रेफरी और 2 जज होते हैं। नेक्स्ट करते हैं, जूडो में रेई शब्द, रेई शब्द क्या है? रेई शब्द क्या है? ये रेई शब्द है नमस्कार और सम्मान। देखिए मैं ये वीडियो अपने बड़े ही प्रिय राकेश पटेल जी और योगेश सिंह के लिए हमने ये शुरू किया था। किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया और मैं उनके लिए ये सारा वीडियो, और मैं चाहूंगा योगेश जी और राकेश जी मेरे सम्मान को जरूर बचाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं काम करना शुरू किया और मेरे बड़े छोटे भाइयों को भी अच्छा लगने लगा और इस पे मैं काम करने लगा। तो योगेश जी और राकेश जी को विशेष हमारी शुभकामनाएं। हालांकि शुभकामनाएं मेरी सबको है, सभी लोग हमारे स्पेशल हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम आप दोनों के लिए काम शुरू किए थे, कुल मिलाकर के 14 गुणे 14 यानी आता है ना इसकी फील्ड, तो 14 गुणे 14 या हम कह सकते हैं अधिकतम 16 गुणे 16 मीटर का एक यह वर्गाकार होता है। मैट का उपयोग किया जाता है, ये इसी तरह का होता है। और हम कह सकते हैं कि यह बीच मुख्य भाग जो बीच में जो होता है, कह सकते हैं ये जो बीच वर्गाकार है, ये 8 गुणे 8 या 10 गुणे 10। आप देखिएगा भाई क्या पूछना चाहता, कभी कभी एक जो क्वेश्चन है ना वो उसका उत्तर आपसे क्या पूछना चाहता है उस तरह के भी देता है। 14 गुणे 14 या 16 गुणे 16 ये दोनों दे सकता है। लेकिन हमने देखा जो श्यामनारायण सिंह 14.55, तो हम कह सकते हैं अगर कि ज्यादा संभावनाएं 14 गुणे 14 पे हम लगा सकते हैं, ज्यादा संभावनाएं। अगर नहीं है तो 16 गुणे 16 पर लगाइए, आपकी विवेकशीलता यहाँ पे काम करेगी भाई। नेक्स्ट, जूडो में सुरक्षा क्षेत्र सामान्यतः कितना रखा जाता है? जो है आपका 3 मीटर का है। और जूडो के अंदर फिट जो 5 मिनट की टाइमिंग हो, देखिएगा टाइमिंग पूछता है तो जो एक होता है, एक फाइट जो होती है 5 मिनट की होती है, यानी एक जो फाइट होती है वो 5 मिनट की होती है। ये फाइट है, फिट लिखा गया है, फाइट है। और निर्णय ना होने पर 2 मिनट का गोल्डन स्कोर मिलता है, 2 मिनट का गोल्डन स्कोर मिलता है। फिर भी निर्णय नहीं मिलता है तो उस फाइट का निर्णय हंते से होता है। अगर फिर भी निर्णय नहीं मिलता है तो हंते से होता है। और हंते के अंदर 2 झंडियों का प्रयोग किया जाता है, सफेद और नीला। तो हंते के अंदर कौन सी झंडी का प्रयोग किया जाता है? तो सफेद और नीला झंडी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जूडो में सही क्रम क्या है? ये आपको आता तो फंसाता है भाई, ये इसको फंसा देगा आपको। तो फाइट होगा, उसके बाद निर्णय नहीं होता है, गोल्डन स्कोर होगा, निर्णय नहीं होता है तो हंते होगा। यानी हम कह सकते हैं फाइट, गोल्डन स्कोर और हंते, ये क्रम चलता है। इसलिए इपोन 10, अगर एक इपोन मिलता है तो 10 अंक होता है। वजारी मिलता है तो 5 अंक होता है। 2 वजारी मिलता है
तो एक ही पूर्ण होता है, यानी 2 बाजारी 5-5 अंक का मिल गया, एक ही पूर्ण का विजेता हो गया, यानी 10 अंक ही पूर्ण मिल गया तुझे। और जूडो जापान का राष्ट्रीय खेल है। भाई देखिए, मैं नहीं कर रहा हूं, जितने भाई पढ़ रहे हैं सारे गेम के एक्सपर्ट नहीं है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, एक ही गेम का एक्सपर्ट हो पाता है अच्छे से, जिसके बारे में वो जाने और खेले। नेक्स्ट, जेवलिंग थ्रो में क्रॉस स्टेप कब दिया जाता है, लेकिन एग्जाम आपको शब्द देना है। जेवलिंग थ्रो में क्रॉस स्टेप कब दिया जाता है, यहाँ पे अंतिम चरण में क्रॉस स्टेप। अरे भाई, जब आप दौड़ते हैं तो फिर आप क्रॉस स्टेप करके फेंकते हैं ना, क्रॉस स्टेप। अरे पैरवा एक आगे एक पीछे करके फेंकते हैं, इसी को कहते हैं क्रॉस स्टेप। तो कब दिया जाएगा, तो अंतिम चरण, जब मतलब रिलीज करना होगा भाले को, तो अंतिम चरण में दिया जाता है, इसी को हम कहते हैं क्रॉस स्टेप। कुछ है नहीं, बस आपको समझने की फेयर है। एग्जाम आपको फंसाता है बस, चूंकि वहां टाइमिंग की प्रॉब्लम है। जैसे एग्जाम से बाहर आते हैं, सारे उत्तर आपके क्लियर हो जाते हैं, ये इसका गलत, इसका सही है, क्लियर हो जाते हैं। निम्न में से जेवलिंग थ्रो का सही क्रमबद्ध तकनीकी कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए रन ऑफ, स्वाभाविक है, पहले आप दौड़ेंगे, उसके बाद क्रॉस स्टेप लेंगे, उसके बाद रिलीज यानी फेंक देंगे, फिर उसके बाद अपना रिकवरी करेंगे, मतलब अपने को बैलेंस करेंगे, मतलब जो 7 सेंटीमीटर का जो आर्क है उसके बाहर न चले जाए। अगर उसके बाहर चले जाते तो क्या माने जाएंगे, फाउल माने जाएंगे। अब फाउल माने जाएंगे, मैंने पहले रन अप दौड़ेंगे, उसके बाद क्रॉस स्टेप, उसके बाद क्या रिलीज फेंक देंगे, भाला पर छोड़ देंगे, मतलब रिलीज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपने को रिकवरी करेंगे कि मतलब हम 7 सेंटीमीटर का जो ऐसे आर्क है, मतलब आप देखेंगे ना, ये ऐसे होता है, ऐसे ये जो कर्व होता है, तो ये मतलब आप उसके पार गए तो फाउल। फिर बैक होकर 4 मीटर का होता है, 8 मीटर होता है, आपका रनवे होता है 36.5 मीटर का होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ध्यान देंगे। ऑपरेशन एथलेटिक्स भी हमारा बहुत अच्छा वीडियो है, उसको भी आप देख करके संपूर्ण एथलेटिक का समाधान कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा भाई कि अभी आगे बात करते हैं, स्विमिंग एट द ओलंपिक गेम्स में जो इंस्पेक्टर ऑफ टर्न का मुख्य कार्य क्या होता है, देखिएगा ऐसे घुमाएगा। स्विमिंग एट द ओलंपिक गेम्स में इंस्पेक्टर ऑफ टर्न का मुख्य कार्य क्या होता है, ये देखिए ऑप्शन में। यह देखना कि तैराक ने मोड़ लेते समय, तैरता है ना तो दीवार है ना, तो वहां से फिर मूव करेगा ना, मोड़ लेते समय दीवार को नियम के अनुसार छुआ है या नहीं, छुआ है कि नहीं, कहीं बीच में से तो नहीं रिटर्न हो गया है, तो छूना भी जरूरी है। इसी का मतलब होता है, एक वहां पे जज होता है, वो देखता है, जिसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर ऑफ टर्न, यानी देखता है टर्न हुआ है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन बी सही है। स्विमिंग जजों की संख्या 9 होती है, स्विमिंग जजों की संख्या 9 होती है, और स्विमिंग स्टैंडर्ड पूल 8 लेन का होता है। लेकिन अभी फीना 2009 में 8 लेन से 10 लेन कर दिया है, यानी जो फीना इसका अंतरराष्ट्रीय संगठन है, 8 लेन से 10 लेन कर दिया गया। लेकिन भाई रेसवा 8 लेन में होती है, वो करने का सिस्टम क्या, बफर सिस्टम है। आइए हम समझाते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा बफर लेन क्या होता है। इसमें प्रतियोगिताओं के दौरान केवल 8 लेन, 1 से 8 का ही इस्तेमाल किया जाता है, 1 से 8 इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिएगा बची हुई लेन 2 जो बाहरी होता है 0 और 9, यानी हम कह सकते हैं लेन की जो शुरुआत होती है वो 0 से 9 हो। पूछता है अगर तैराकी में जो लेन की जो काउंटिंग होती है ये 0 से 9 होती है, 1 से 10 होती है, कि 1 से 9 होती है, कि 1 से 8 होती है, पूछेगा तो इसकी शुरुआत 0 से 9 होती है। ध्यान रखिएगा, क्या पूछ दे भाई, मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं क्या पूछ दे, लेकिन आपको जानकारी। तो जो 0 से 9, अब यहां बात करते हैं बफर का काम क्या है। देखिएगा बफर का काम क्या है, मैंने कहा 2 लेन खाली रहता है, 1 से 8 में ही रेस होती है। देखिएगा तरंगों को कम करना, 10 लेन बनाने का मुख्य कारण पानी की हलचल यानी वेव्स को कम करना है। ये 2 अतिरिक्त लेन पानी के बहाव को सोख लेता है। जब बहुत सारे लोग तैरते हैं तो पानी में एक लहर उत्पन्न होती है, तो ये दोनों कम करती है, सोख लेती है, जिससे सभी तैराकों को बिना रुकावट एक समान निष्पक्ष ट्रैक मिलता है, जिससे वो अपना मतलब दौड़ को पूरा करते हैं। उसमें रस्सियां लगी रहती हैं। 1 से 8 यानी हम कह सकते हैं पहला और 8वां लेन
कि रस्सी का रंग होता है हरा, और दूसरा, तीसरा, छठवां और सातवां, देखिएगा, दूसरा, तीसरा, छठवां और सातवां का रस्सी का रंग होता है नीला, और चौथा और पांचवा रस्सी का रंग होता है आपका पीला। ये कलर है, ये कलर है, रस्सी का कलर है, ध्यान रखिएगा। पहला और आठवां लेन हरा, दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां नीला, और चौथा और पांचवा पीला। नेक्स्ट, दोनों किनारे पर जो रस्सियां होती हैं, जैसे ये रस्सी होती है ना, 8 रस्सी होती है, तो दोनों किनारे पे, ये किनारा है, ये किनारा है, मान लीजिए ये किनारा 5 मीटर है, 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, ये रस्सियों का कलर होता है रेड कलर का होता है, यानी रेड कलर रस्सी की कितने मीटर होता है, तो 5 मीटर, यानी दोनों किनारे पे, मैंने कहा दोनों किनारे पे 5 मीटर, 5 मीटर इधर, ये कलर होता है रेड कलर की होती है। बाकी जो कलर ये हरा, नीला और पीला है वो रहता है, लेकिन दोनों किनारे पे 5-5 मिनट की जो 5-5 मीटर की जो रस्सी होती है वो रेड कलर की होती है। भाई मेरे, एक बार लाइक कर दीजिए। भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? ये मेरा एक वीडियो है स्पेशल राष्ट्रमंडल पे, अगर आपको समय मिले तो राष्ट्रमंडल देख लीजिए, कुछ छोड़ा नहीं है हमने, बार बार नया 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 की बात आती है, आप पूरा अगर आप देख लें या पीडीएफ ले लें तो मुझे पता है कि बहुत ही आपको सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत ने निम्न से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया? कौन भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए 1930 में भी भाग नहीं लिया, 1950, 1962 और 1986 में भाग नहीं लिया था अब तक। 1930 पहला कॉमनवेल्थ में भारत ने भाग नहीं लिया, 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में वहां भी भाग नहीं लिया, 62 पर ऑस्ट्रेलिया चीन भारत युद्ध के कारण नहीं लिया गया, और एशियन जो एडिनबर्ग बहिष्कार थर्ड मुद्दा स्कॉटलैंड के द्वारा वहां भी, यानी हम कह सकते हैं ये जो 4 बार वह राष्ट्रमंडल खेल में भाग, कितनी बार? 4 बार राष्ट्रमंडल खेल में, 30, 50, 62, 86, 30, 50, 62, 86। नेक्स्ट, टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 8 होने पर स्तंभों की संख्या क्या होगी? स्तंभों की संख्या क्या होगी? तो इसमें होगी 8। देखिएगा, सम और विषम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। सम और विषम, अगर आप चाहते हैं कि पूरा टूर्नामेंट पे 4 वीडियो, फिर लास्ट में समरी वाला वीडियो, अभी बताओ कौन सा परीक्षा है। स्तंभों की संख्या n+1 बराबर है क्या है? 8 है, तो 8 है, एक बराबर क्या हो जाएगा? 9। सही उत्तर आपका 9। चक्रों की संख्या आता है तो n-1, तो 8 है, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? चक्रों की संख्या आपका 7 हो जाएगा, और मैचों की संख्या वही है n-1 अपन 2। यहाँ देखिए, टेबुलर विधि में 8 टीमों के लिए फिक्सर बनाइए। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि आपको समझाए। देखिए, सम की बात में किया हूं, देखिएगा यहाँ पर टीमों की संख्या सम है, 8 है तो सम है ना, जो 2 से कट जाए वो समझिए कि सम है, 4 हो गए ना, 2 चौको 8 सम है। यहाँ देखिए, मैचों की संख्या n-1/2 हमने बताया, और यहाँ पे यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28, यानी 8×7=56/2 भाग देंगे तो 28। कौन सी? मैच, यानी 8 टीम हो तो टेबुलर विधि से मैचों की संख्या कितनी होगी? 28 मैच होगी। ध्यान रखिए, मैं शार्ट बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ कि आप इस पे मैं क्लास लिया हूँ। स्तंभों की संख्या n+1 तो 9 हो गया, चक्रों की संख्या n-1 तो 7 हो गया। ये सम के साथ खेल है, लेकिन विषम के साथ आपका खेल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 9 होने पर, अभी तो मैंने 8 बताया, 9 भी बताया, सम विषम, अच्छा जितना भी हो, जो भी पूछे भाई, 2 ही होगा, या सम होगा विषम होगा, अगर आप जाने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये है आपका टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 9 होने पर स्तंभों की संख्या। देखिएगा, सम होने पर n+1 है और विषम होने पर n+2 है। अगर है 9 है तो ये 9 1 10 हो जाएगा, लेकिन ये सम नहीं, विषम है ना, सॉरी विषम है, तो ये n9 और +2 बराबर 11। तो हमने क्या बताया? 11 बताया। स्तंभों की संख्या देखिए, n+2, यानी विषम है तो n+2 और सम है तो n+1। क्लियर हो गए होंगे। चक्रों की संख्या n बराबर, देखिएगा अब यहाँ विषम पे n-1 नहीं होगा, लेकिन सम है तो n-1 होगा। अगर 8 है तो चक्रों की संख्या 7 होगी, लेकिन 9 है तो चक्रों की संख्या 9 होगी। यहाँ पे n बराबर
नंबर टीम बराबर टीम, मतलब उसमें से माइनस नहीं होगा। कब? जब आपका विषम पे कोई माइनस नहीं होगी, इसमें प्लस 2 खाने जुड़ेंगे और टेबुलर विधि में। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए टेबुलर विधि में टीमों की संख्या फिक्सर बनाए। देखिए यहाँ पे क्या है, विषम है, हमने बताया यहाँ पे विषम है, हमने ABCDFGI डाल दिया। मैचों की संख्या, मैचों की संख्या वही है n-1 है, देखें मतलब 72 36 आएगा। मैं टाइम नहीं लेना चाहता, सूत्र है आप जानते हैं, आप एक्सपर्ट हैं, तो मैंने एक आपको आधार बताया हूं। स्तंभों की संख्या मैंने बताया n+2, विषम में n+2 यानी 11 हो गया, और चक्रों की संख्या वही होगी जितनी टीम होगी। विषम है तो उतनी ही टीम हो, मैच चक्रों की संख्या होगी, ज्यादा नहीं होगी। अगर आप चाहें तो मतलब 15 16 17 या शायद 37 में हमने टोटल इस पे काम किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 20 होने पे, देखिए बहुत मस्त कहा है क्वेश्चन आ रहा। टेबुलर विधि में टीमों की संख्या 20 होने पर बाई की संख्या कितनी है, बाई कितनी होगी? तो बाई कितनी होगी, यहां पे सम होने पे बाई नहीं दी जाएगी, 0। देखिएगा टेबुलर विधि में सम होने पे बाई नहीं दी जाती, तो 0 हो गया भाई। अब कोई 20 है तो 32 में से घटाएगा 20 तो कहेगा 12, तो लगाएगा 12, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया। सम होने 20 0 0 सम पे 0। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। जैवलिन थ्रो का आदर्श जो प्रेक्षण कोण है 2896 है, राइट है। देखिएगा सब लोग पढ़ते हैं 29, अभी LT ग्रेड में दिया था 29 दिया था और 2896 दिया था। रियल में जो है 2896 है, लेकिन सब लोग 29 एक, चलिए मिसलेनियस उसको मान लेते हैं, लेकिन जब नियरेस्ट और पूछता है तो 2896 है, इसलिए सही है। डिस्कस थ्रो का आदर्श प्रेक्षण 3492 सही है। 60 फुट का 3492 भी सही है। तार गोला का ये भी 3492 सही है। तो जब सब सही है तो इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है? सी हो सकता है। ABCD सभी सही है, ABCD सभी सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित खेलों के गेंद का वजन के आधार पे सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पे बाल के हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और टेबल टेनिस, इसमें क्या है जो सही जो ऑप्शन है आपका ये सही है। जो ये का यानी हम कह सकते हैं कि हॉकी का जो होता है 156 से 163 ग्राम, ये देखिएगा हॉकी का होता है 156 से 163, ये मैंने लिख दिया है, आप देखिएगा 163। क्रिकेट का होता है 159 से, यानी आप देख सकते हैं कि ये है आपका 100, देखिए गलत हो गया, 155.9 सही है, 163 155.9 से होता है 163 ग्राम। और आपका टेनिस का जो बाल होता है ये है आपका टेनिस का, ये आपका 56 से 59.4 ग्राम, और सबसे जो हल्का होता है वो टेबल टेनिस का होता है। ये वजन, अब वजन के हिसाब से अगर ये हमने तो यहाँ पे ये डाल दिया है, वजन के हिसाब से वो क्रम बना दे, जैसे सबसे अधिक सबसे कम ऐसे बना दे, ये न दे करके ये नंबरिंग कर दे ऐसे, और तब क्या करेंगे आप? इसलिए आप जब जाने रहेंगे तो ऐसे भी आप प्रश्न बना, ये सारा समरी यहाँ पे भाई यहाँ पे दे दिए हैं, यहाँ पे आप चाहे तो अध्ययन कर सकते हैं। 4 गुणे, देखिएगा हम एक मैराथन क्वेश्चन लेके आए थे इस पिछले, मैं संख्या नहीं बता पाऊंगा, मैराथन कौन से प्रैक्टिस सेट है, मैराथन लिखा बहुत अच्छा उसमें थंबनेल है, बहुत मैं कहूँ मैराथन एक बार पढ़ लेंगे आप कहेंगे कि मतलब कब समाप्त होगा, मतलब इतना अच्छे कलेक्शन मैंने किया है। 100 गुणे 400 मीटर, ये दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैराथन में पढ़ाया हूँ, एक आपको याद को ताजा करने के लिए। 4 गुणे 100 मीटर रिले रेस में सामान्य कौन सी बैटन पास तकनीकी का प्रयोग किया जाता होगा? देखिएगा विजुअल नॉन विजुअल, हो सकता है दिमाग में आया हो किसी के, या मेरा क्लास लिया तो आया होगा। विजुअल नॉन विजुअल, ये नॉन विजुअल है किसमें? 100 गुणे 400 मीटर रिले रेस में, क्या नॉन विजुअल मतलब दिखता, बिना देखे बैटन को पकड़ लेना नॉन विजुअल कहलाता है। मतलब दौड़ रहे हैं
और ऐसे सटदे पकड़े लेके निकल लिया। ऐसा नहीं है कि अब देखे और लेकर के गए। नॉन विजुअल मतलब बिना देखे बैटन को पकड़े कर चल दिए। उसी किसमें, ये 4 गुणे 100 मीटर सही उत्तर है। नॉन विजुअल इसमें धावक सामान दिखते हुए दौड़ता है और हाथ पीछे करता, दूसरा धावक बैटन हाथ में थमा देता है। अन्य तकनीकी ऊपर की ओर, अन्य जो ऊपर की ओर और डाउन स्वीप, अप स्वीप डाउन स्वीप नीचे की ओर का उपयोग 4 गुणे 100 में होता है। दोनों नॉन विजुअल तकनीकी ये पूछ सकता है अप स्वीप और डाउन स्वीप 4x400 में होता है कि 4x400 में होता है, ध्यान रखिएगा। मैं चूंकि हम व्याख्या करते हैं प्रश्नों का, इतना सा भी आपको दिक्कत ना हो। 4 गुणे 400 मीटर रिले दौड़ में सामान्यतः कौन सी पैटर्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे भी नॉन विजुअल हो गया तो विजुअल हो जाएगा भाई, देख करके। तो ये ऑप्शन ये सही है, विजुअल पास, तकनीकी विजुअल पास। मतलब अब 4 गुणे 400 मीटर लंबी दूरी हो जाती है तो दौड़ करके। एक खिलाड़ी 400 मीटर दौड़ता है तो दौड़ करके ऐसे ले लेता है। विजुअल प्रक्रिया रिसीव बैटन प्राप्त करते समय पीछे देखता है, कारण लंबी दूरी के कारण अपनी पूरी गति स्टॉप स्पीड नहीं होते, जिससे कि दृश्य संपर्क आसान होता है। ये विजुअल पास, ये जानिए। बस 4-5 क्वेश्चन और है, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। नॉन विजुअल पास करने का प्रयोग मुख्यतः किस प्रतियोगिता में की जाती है, ये चीजें मैंने घुमा दी इस तरह से। तो ऐसे पूछ दे, मानस पटल से गुजारो भाई, वहां सोचने समझने की जरूरत नहीं है। राइट मारिए, राइट। 4 गुणे 100 मीटर में क्या नॉन विजुअल, अब विजुअल 4 गुणे 400 मीटर में। यहाँ पे देखिए क्या रिले प्रयोग बढ़ा 28 से 30, जो बैटन का जो लंबाई होता है 28 से 30 सेंटीमीटर लंबी होता है। 12 से 3 सेंटीमीटर की यह परिधि होती है। यह धातु या हल्की सामग्री की बनी होती है, जो किला एक्सचेंज जोन के पास वजन 50 ग्राम होता है। इसका वजन 50 ग्राम होता है और एक्सचेंज जोन 20 मीटर का होता है, 10 मीटर 10 मीटर। लाल बहादुर शास्त्री कप मुख्य, देखिएगा ये लाल बहादुर बहुत परेशान करते हैं, कई जगह है। हमारा एक वीडियो है स्पेशल कप एवं ट्रॉफी शब्दावली, एक तो पूरा कप ट्रॉफी और शब्दावली पे एक वीडियो है, जिसमें कोई ऐसा गेम नहीं है भाई। आप उसको देख लेंगे तो ये कप ट्रॉफी से आप समस्या खत्म हो जाएगी। जितने इस तरह से टेक्निकल कप एवं ट्रॉफी है, हमने उसका बहुत गहराई से अध्ययन करके दिया है। उसको देखने के बाद यहाँ पे नहीं फंसेंगे। और पक्का है आपको 2 क्वेश्चन कम से कम कप ट्रॉफी से आएगा, ये आप देख लीजिएगा। तो ये किससे, हॉकी से है। किससे है, हॉकी से। लाल बहादुर ट्रॉफी देखिएगा, ट्रॉफी पूछता है तो फुटबॉल और कप पूछता है तो हॉकी, ध्यान रखिएगा। ट्रॉफी पूछता है तो फुटबॉल और कप पूछता है तो हॉकी, एकदम ध्यान रखिएगा। ये ध्यान, यहाँ पे महिला हॉकी को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था, सब लोग जानते हैं भाई, 1980 में। कभी कभी ऐसे ही घुमा देते हैं। पुरुष 1908 में शामिल किया गया था, और भी लंबा इतिहास है, आप देखिएगा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में उत्तोलक का अध्ययन मुख्य रूप से किस विषय के अंतर्गत किया जाता है। उत्तोलक का अध्ययन जैव यांत्रिकी होता है, जैव यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। उत्तोलक जिसको लीवर बोलते हैं, लीवर अंग्रेजी में। लीवर का भी अगर देखना है तो प्रैक्टिस सेट हमारा 19 देख लेंगे ना, तो लीवर का समस्या का समाधान हो जाएगा पूरा कंप्लीट। लीवर पे ही वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो है। ये देखिए, प्रथम श्रेणी उत्तोलक लीवर का सही क्रम क्या है, ये हमने दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया है, का भाई हमारा कोई कंफ्यूज ना हो। देखिएगा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भार बीच में आपका आधार अधिष्ठान बल, ये रहता बीच में, ये फलक्रम जिसको हम बोलते हैं। देखिए लोड ये हो गया, और ये फलक्रम हो गया, और ये इफोर्ट मतलब दबाव, आधार हम कह सकते हैं। ये बल, बल लगाते हैं, बल बल जिसको हम इफोर्ट भी बोलते हैं, बल। तो ये हो गया आपका प्रथम श्रेणी लीवर का एक एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखी बताया है। एक्सटेंशन ऑफ फारआर्म और एंकल फ्लेक्शन क्रिया में कौन सा उत्तोलक लीवर काम करता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसका देख लीजिए ना, ऑप्शन ये है प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी पढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पे पूरा, समय कम है यहाँ पे, इसको बहुत समझा नहीं रहा। प्रथम श्रेणी आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट
19 देख लेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों का झूला, जो कैंची है, पिलास है, ये सब फर्स्ट क्लास के लीवर के अंतर्गत आता है। ये देखिए, ये आधार है, ये मान लीजिए भार है, ये बल है, या ये आपका भार हो जाएगा, ये बल हो जाएगा। बीच में आपका ये होना चाहिए फलक्रम, देखिएगा, लोड, फलक्रम, इफोर्ट, सब चीजें यहाँ पे। आप उसमें जाएंगे तो और भी विधिवत हमने समझाया है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है, इफोर्ट यानी लोड जो होता है बीच में होता है, देखिएगा, ये लोड, ये फलक्रम इधर होता है, और जो फोर्स जिसको हम दबाते हैं, यहाँ देखिए, जो ये फलक्रम, ये लोड, तो फलक्रम यहाँ हो गया, मतलब दोनों साइड में किसी हो जाए, इफोर्ट आपका ही हो गया, या इफोर्ट यहाँ हो जाए, या फलक्रम यहाँ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीच में अगर लोड है तो ये दोनों इधर इधर में कहीं भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, तृतीय श्रेणी उत्तोलक लीवर का सही क्रम क्या है, तो ये है आपका बी, बल, भार बीच में होगा, आधार बगल है, यानी इफोर्ट, लोड और फलक्रम। यहाँ पे देखिएगा, इफोर्ट, बीच में लोड होगा, और ये फलक्रम जिसको आधार बोलते हैं, फलक्रम मतलब आधार होता है, ये आपका किसमें होगा, द्वितीय श्रेणी के लीवर में होगा। नेक्स्ट, तृतीय श्रेणी के लीवर का सही क्रम क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन सी है, ये है, जिसको आधार, बल, भार, देखिएगा, फलक्रम जिसको हम बोलते हैं आधार, और उसके बाद फोर्स जिसको हम ये बल बोलते हैं, फलक्रम नहीं, भार जिसको हम लोड बोलते हैं, भार। ये है आपका थर्ड क्लास का लीवर। किस प्रकार के उत्तोलक लीवर को गति उत्तोलक के रूप में जाना जाता है, तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक को हम गति उत्तोलक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और एक वीडियो अगर समय मिला तो जरूर मैं मतलब 125 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट मैं ला नहीं पाता हूँ, कई तरह की हमारे पास दिक्कतें होती हैं। मैं भी एक इंटर कॉलेज में हूँ और वहाँ भी बहुत सारे काम होते हैं, कई तरह के काम, इसलिए मतलब मैं रेगुलर नहीं, लेकिन फिर मैं प्रयास करता हूँ कि आपको बेस्ट दूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।